हेलो। आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा केमिस्ट्री से हटकर। आज हम बात करेंगे फिजिक्स में। फिजिक्स में हम लोग देखेंगे गति के बारे में, यानी भौतिक विज्ञान में हम लोग देखेंगे गति के बारे में और बल के बारे में। ऐसा इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि नाइन्थ वाले कुछ बच्चे हैं जो कह रहे थे कि सर फिजिक्स के नाइन्थ के न्यूमेरिकल के बारे में, न्यूमेरिकल में बता दीजिए मोशन में, और जो हमारे पास फोर्स होता है लेसन में जो है नाइन्थ में, उसके बारे में कुछ बता दीजिए सर। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हम आज उसके विषय में आज वीडियो बनाएंगे। केमिस्ट्री में थोड़ा कल से ही वीडियो बनाएंगे, आज उसके लिए हम लोग जितने भी देर चलेगा उतनी देर तक हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो तो हम लोग बात करेंगे गट के बारे में। तो गट में मैं केवल न्यूमेरिकल की बात करूंगा, इसके अलावा जो थ्योरी होगी वो और किसी दिन बता दूंगा, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ फार्मूलाज के बारे में जो हमें यूज करने होंगे यहाँ पर, ठीक है। उन्होंने व्हाट्सएप में भेजा भी है लड़कों ने कि सर ये क्वेश्चन है जो आप बता दीजिए। तो उससे पहले मैं आप जो भी जहां तक ये वीडियो जाएगी उससे पहले मैं बता दूंगा कि फार्मूला मतलब इसका जो फार्मूला होता है कैसे यूज होता है, किस तरीके से फार्मूला आता मतलब है यहाँ पर, कैसे यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब इसके में त्वरण है, फिर उसके बाद बल है। इसमें साथ में दो लेसन हम लोग लेकर चलेंगे और दो लेसन का लगभग इसी वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वेग के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग त्वरण के बारे में बात करेंगे, केवल एक फार्मूला बेस फार्मूला बात करेंगे, और थ्योरी हम किसी दिन और कर लेंगे, ठीक है। तो त्वरण क्या होता है, वेग क्या होता है, और उसके बाद यहाँ पर और इसी लेसन में गति में आप लोगों को मिलेगा गति के समीकरण के बारे में, ठीक है ना। तो गति का समीकरण भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बल के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर हमें गति का समीकरण अगर तीनों समीकरण नहीं पता है तो उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। फिर मंदन के बारे में भी आ जाएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सबसे बेसिक जानेंगे कि वेग क्यों, यहाँ पर पहले तो देख लेते हैं वेग होता क्या है। तो जैसे मान लेते हैं वेग अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कह सकते हो कि एकांक समय में या इकाई समय में, ठीक है, इकाई समय में हुए विस्थापन को वेग कहा जाता है। बात क्लियर है ना। इकाई समय में हुए विस्थापन को वेग कहा जाता है, और वेग को हम लोग यू से भी लिखते हैं और वी से भी लिखते हैं, स्मॉल यू से और स्मॉल बी से भी लिखते हैं, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि सर यू कहां पर यूज करते हैं और वी कहां पर यूज करते हैं। तो जल्दी से देखते हैं। तो याद रखना है यहाँ पर कि जो प्रारंभिक वेग होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, जो प्रारंभिक जो वेग होता है, प्रारंभिक वेग जो होता है उसे हम लोग किससे लिखते हैं, यू से, स्मॉल यू से लिखते हैं। और जो अंतिम वेग होता है, क्या होता है, जो अंतिम वेग होता है उसे हम लोग लिखते हैं वी से, स्मॉल वी से लिखते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और इसका मात्रक सभी लोगों को पता है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। क्लियर है। अब आगे हम लोग इसी में बात कर लेते हैं। और वेग जो अगर हम बात कर ले, वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम लोग किससे लिखते हैं, त्वरण से। किससे लिखते हैं, त्वरण से। और त्वरण का जो त्वरण को हम लोग इसमें स्मॉल ए से लिखते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो इसी तरीके से इसमें टाइम भी यूज होता है। तो टाइम यानी समय को हम लोग यहाँ पर किससे लिखते हैं, समय को हम लोग लिखेंगे, समय को टाइम से यानी टी से लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर समय सेकंड में चलता है। कभी कभी अगर घंटे में आ गया, ठीक है, तो घंटे को हम लोग सेकंड में बनाते हैं, ठीक है। तो वो जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेगा हम बात करते चले जाएंगे, ठीक है। आगे हम बात कर लेंगे यहाँ पर। ये इतना इतना आप लोगों को याद रखना है फिलहाल के लिए। और एक चीज और आती है यहाँ पर, दूरी। और क्या आती है, दूरी, डिस्टेंस। और डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर स्मॉल एस से लिख देते हैं, ठीक है ना। इतनी हमारे पास ये चीजें हमारे पास यहाँ पर होंगी और इन्हीं के विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे और इसी से जुड़े न्यूमेरिकल को लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर गति के समीकरण में। तो गति के समीकरण हमारे पास तीन होते हैं। कितने समीकरण होते हैं, तीन समीकरण होते हैं। कौन कौन सा, एक पहला होता है हमारे पास v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी,
क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है, v इज इक्वल टू होता है u प्लस एटी होता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो दूसरा समीकरण होता है, दूसरा समीकरण अगर हम बात कर लें तो s बराबर होता है ut प्लस, ut होता है यहाँ पर ut प्लस हाफ यानी 1/2 एटी स्क्वायर होता है। बात समझ में आई। टाइम मैंने बता दिया ना, समय जो है यहाँ पर t समय है, u यहाँ पर हमारे पास प्रारंभिक वेग है, और उसके बाद v जो है हमारे पास क्या है, अंतिम वेग है, और s जो है हमारे पास क्या है, वो है दूरी। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर तीसरा नंबर हमारे पास आ जाता है। यहाँ पर तीसरा नंबर है, तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक है ना, 2as होता है। तो तीन समीकरण का भी यूज हम लोग करेंगे, ठीक है, तीन समीकरण का यूज होगा। बात समझ में आई नहीं है। और एक यहाँ पर त्वरण से, हालांकि ये त्वरण से ही बना हुआ है, ये त्वरण से ही बना हुआ है, तो लेकिन मैं फॉर्मेलिटी से लिख देता हूँ, लिख देता हूँ। तो ए बराबर जो होता है प्रारंभ अंतिम वेग माइनस का प्रारंभिक वेग, और बटे में कितना हो जाता है टी, ठीक है ना, यानी v माइनस का u जो हो जाता है वो हो जाता है हमारे पास बटे में हो जाता टी होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे त्वरण के बारे में। बात समझ में आई। अब इसमें बात आती है ना कि सर अगर जैसे मान लो कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये अंतिम वेग है और ये प्रारंभिक वेग है। सबसे बड़ी रीजन आती है सर कैसे जानेंगे कि ये अंतिम वेग है प्रारंभिक वेग है। तो मैं थोड़ा सा एक उदाहरण लेता हूं। जैसे मान लो कि अगर एक साइकिल है हमारे घर में, सभी के घर में साइकिल होती है, अगर वो साइकिल तुम्हारे सामने खड़ी हुई है, ठीक है ना, हम खड़ी हुई साइकिल को देख रहे हैं, तो जो वो साइकिल तो चल नहीं रही, अभी तो फिलहाल तो चल नहीं रही, जब आप उठाओगे तभी वो चलेगी। तो देखो अभी जो साइकिल खड़ी है ना, तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, प्रारंभिक वेग मान लेते हैं। और जैसे ही आप साइकिल को उठाकर चले और कुछ समय लेकर आप एक साइकिल में क्या हो गई, एक स्पीड आ गई, एक चाल आ गया, एक वेग आ गया, तो उस वेग में जो हम लोग देखेंगे तो वो मेरे अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उसका अंतिम वेग। बात समझ में आई। अब बात आती है, ठीक है, तब जैसे मान लो कि आप साइकिल चला रहे हो, मान लिया कि आप साइकिल चला रहे हो और दूसरा आपका दोस्त आ गया, और दोस्त क्या हुआ कि जैसे ही आया, वो मान लो आप साइकिल चला रहे हो और वो गाड़ी से आया, ठीक है, तो गाड़ी से आया तो आपने अपने दोस्त से पूछा कि तुम्हारे गाड़ी में कितनी स्पीड है, यानी कितने स्पीड से चल रही है, कितने वेलोसिटी से चल रहे हो, कितने वेग से चल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा हूं, या फिर 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चल रहा हूं। तो उस वो जो तुम्हें स्पीड बताया, जो वेलोसिटी बताई है, जो वेग बताया गया है, वो वेग जो होता है उस वो तुम्हारे लिए प्रारंभिक वेग होता है। बात समझ में आई ना। वो हमारे लिए, तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग हो जाएगा। और जब जाकर वो कहीं पर गाड़ी को रोकेगा तो वो हम लोगों के लिए उसका अंतिम वेग हो जाएगा। बात समझ में एक नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो समझते हैं, ये इतनी बात क्लियर है। अब एक थोड़ा सा यहाँ पर और फार्मूला यूज आएगा, बल के बारे में जान लेते हैं। तो बल जो होता है वो क्या होता है, F बराबर ma होता है, ठीक है ना, F बराबर ma होता है। इन्हीं चीजों का यूज करते हुए हम लोग न्यूमेरिकल को हल लगाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे बल मैंने बता दिया, यहाँ पर F जो है बल है, m जो है द्रव्यमान है, और a क्या है यहाँ पर त्वरण है, ठीक है। और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है। और यहाँ पर a दिया जा रहा है हमारे पास त्वरण, त्वरण का मात्रक होता है हमारे पास मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और f जो होता है वो होता है बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन। अगर आप ऐसे निकालोगे तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गई। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और जब क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो देखो जल्दी से, यहाँ पर लड़कों ने कुछ भेजा है, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन भेजे हुए हैं कि बता देना सर, ठीक है, 2-4 क्या है, काफी है, जितने भी हो जाएंगे हम आगे बात करेंगे। तो पहला इन्होंने क्वेश्चन भेजा है नंबर 1, कह रहा है कि ब्रेक लगाने से, थोड़ा सा समय लग जाएगा इसमें लिखने से, यानी ब्रेक लगाने से, ब्रेक लगाने से, ठीक है, ब्रेक लगाने से 10 सेकंड में 10 सेकंड में 10 सेकंड में किसी कार का वेग 10 सेकंड में किसी कार का वेग ठीक है, 10 सेकंड में किसी कार का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड से घटकर
20 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है यदि कार का द्रव्यमान, यदि कार का द्रव्यमान, यदि कार का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। कितना है? 100 किलोग्राम है। यदि कार का द्रव्यमान 100 किलोग्राम हो तो ब्रेक द्वारा लगाए गए, ब्रेक द्वारा लगाए गए, ब्रेक द्वारा लगाए गए, ब्रेक द्वारा लगाए गए बल की गणना कीजिए। बल की गणना कीजिए। ठीक है, बल की गणना कीजिए, ये पूछ रहा है। ठीक है ना, मैंने कहा था जितने भी चीजें मैंने बताई हैं सब धीरे धीरे चीजें यूज होंगी। बात क्लियर है ना? अब देखो यहां से क्या कह रहा है कि ब्रेक लगाने से, अब सिंपल सी बात है, जब आप गाड़ी चलाते हो तो रुकने के लिए तो ब्रेक लगाओगे ही ना। ठीक है ना, तो जब आप ब्रेक लगाते हो, जब ब्रेक गाड़ी जाकर आगे रुकती है, तो वो जो घटना होती है वो मंदन की घटना होती है। तो आगे जाकर गाड़ी रुकती है, और जब आगे जाकर गाड़ी रुकेगी तो ऐसी जो घटना होती है वो होती है हमारे पास मंदन की घटना। और जो मंदन होता है उसको आप एक तरफ से कह सकते हो कि जो यहाँ पर जो त्वरण होता है, ठीक है, अब जब आगे गाड़ी रुकेगी तो वेग पहले मान लो गाड़ी की रही होगी 10 मीटर प्रति सेकंड, और जब आगे जाकर गाड़ी रुक रही है तो वो 0 हो जाएगी ना, सिंपल सी बात है। तो इन दोनों में भी तो वेग परिवर्तन हुआ ना। तो इस जगह पर जो गाड़ी का जो रुकना होता है, जो वेग परिवर्तन होता है, वो भी त्वरण को बताता है। और ये त्वरण का जो दूसरा यहाँ पर हम लोग नाम लेते हैं वो मंदन का नाम लेते हैं। और हमेशा याद रखना, इस जगह पर जो त्वरण होता है हमेशा माइनस में होता है, यानी ऋणात्मक होता है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो बात यहां पर हो रही है कि ब्रेक लगाने से 10 सेकंड में किसी कार का वेग, किसी कार का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ठीक है, यदि कार का द्रव्यमान 100 किलोग्राम हो तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल की गणना कीजिए। ब्रेक द्वारा लगाए गए बल की गणना कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ब्रेक लगाने से कितने सेकंड में, आपको टाइम दिया जा रहा है, समय दिया जा रहा है, लिख लेते हैं। समय को हम लोग टी से लिखते हैं, तो यहां पर कितना हो जाएगा 10 सेकंड में। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। ठीक है, कह रहा है किसी कार का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड से घटकर, अब देखो हमारे लिए प्रारंभ, इसके लिए प्रारंभिक वेग कौन हो गया 20, प्रारंभिक वेग कौन हो गया u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, प्रारंभिक वेग ये हो गया। ठीक है, से घटकर कितना हो जाएगा अंतिम वेग? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्लियर है? होता है यदि कार का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, हमारे पास यहां पर दिया गया है द्रव्यमान, यानी m बराबर है 100 किलोग्राम। कितना है? 100 किलोग्राम। तो पूछ रहा है कि ब्रेक द्वारा लगाए गए बल की गणना कीजिए। क्लियर है इतनी बात? देखो अब बात कर लेते हैं, यहां पर हमें पूछ क्या रहा है? बल, यानी F पूछ रहा है। F पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सरल सवाल है। सबसे पहले हमें देखो बल के लिए होना चाहिए, बल के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास F बराबर m। अच्छा ये बताओ कहीं पर हमें ए दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ए को हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हमें देखो ए का मतलब होता है v माइनस का u अपॉन टी, यानी अंतिम वेग माइनस का प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, तो इसकी जगह पर आप चाहे तो रख सकते हो, तो यानी F बराबर क्या हो जाएगा m। ठीक है, इसकी जगह पर हमारे पास वेग का जो परिभाषा, यानी त्वरण का जो होता है सूत्र होता है अंतिम वेग माइनस का प्रारंभिक वेग बटे टी, ये है हमारे पास क्या? त्वरण। ठीक है, अब उसके बाद देखो m का मान कितना है यहाँ पर 100, m का मान कितना है 100। उसके बाद बताओ हमें v का मान कितना है 10। ठीक है, माइनस का u का मान कितना है 20। ठीक है, और t का मान यानी कितना दिया जा रहा है 10। ठीक है, अब यहाँ पर f की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 100। अच्छा गुणे में देखो, यानी 10 में से 20 चले गए, यानी माइनस, यानी 10 में से 20 घटा दो, कितना बचेगा? माइनस का 10 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 10
बात समझ में आई। और 10 से 10 कैंसिल हो गए तो बचेंगे कितने यहाँ पर बचेगा हमारे पास 100 गुणे माइनस का 1, और जैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 100। ठीक है ना। अब बात आती है सर कि ये तो माइनस में आ रहा है, बिल्कुल आएगा माइनस में, सिंपल सी बात है, मंदन हो रहा है और हमेशा मंदन जो होता है वो माइनस में आता है। त्वरण जो होता है यहाँ पर जो हमेशा क्या होता है, माइनस में। तो ये माइनस यहाँ पर क्या बता रहा है, मंदन को बता रहा है। तो आप डरने की जरूरत नहीं कि सर आंसर तो माइनस में आ रहा है, तो आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बता दोगे कि यहाँ पर किसकी घटना हो रही है, मंदन की हो रही है। तो आप लिख सकते हो 100 न्यूटन। क्या लिख सकते हो आप लोग, 100 न्यूटन लिख सकते हो। ठीक है, नोट कर लो इसे। हो गया, 100 न्यूटन का यहाँ पर मंदन बल लग रहा है, 100 न्यूटन का मंदन बल लग रहा है। ठीक है, मंदन बल। क्लियर है इतनी बात, मुझे लग रहा होगा समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। F इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोगों ने mu यूज किया है, और एक ही जगह पर फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि v माइनस का u अपॉन टी होता है, और हम सब बाकी चीजों का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और 10 में से 20 चला गया तो माइनस का 10 बचेगा, 10 एक कम 10 होता है तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो F बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 100, और 100 यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्ट, और डायरेक्टली हम बता देंगे माइनस का मतलब होता है मंदन। तो हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे कि जो F है वो 100 न्यूटन के मंदन का बल बता रहा है। ठीक है ना, यानी 100 न्यूटन का मंदन बल है। ये क्या है, 100 न्यूटन का मंदन बल है। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट लगा लो जल्दी से। ठीक है, हाँ तो मुझे लग रहा है ये हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है कि 4 किलोग्राम, कितने किलोग्राम, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की, ठीक है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद में, की एक गेंद में, एक गेंद में, ठीक है, एक गेंद में 30 मीटर, सॉरी 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, कितना, 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो रहा है, का त्वरण उत्पन्न हो रहा है, का त्वरण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, का त्वरण उत्पन्न हो रहा है, या सॉरी यहां पर लिखा हुआ का त्वरण उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, करने के लिए, करने के लिए, करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। सबसे सरल सवाल है ये, करने के लिए कितने बल की जरूरत होगी या आवश्यकता होगी। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं जरूरत होगी, जरूरत होगी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है, तो ये भी बहुत सरल सवाल है। ठीक है ना, यहां पर पूछा है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद में, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद में 3 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो यहां पर सबसे पहले दिया जा रहा है किलोग्राम, यानी किलोग्राम मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब हम लोग किससे लिखते हैं, एम से, द्रव्यमान को एम से लिखते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, 4 किलोग्राम, कितने किलोग्राम की है, 4 किलोग्राम की है। और उसके बाद कह रहा है कि त्वरण दिया जा रहा है। देखो कह रहा है एक गेंद में 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण, और त्वरण को हम लोग किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा, त्वरण कितना है हमारे पास, 3 मीटर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, सिंपल सी बात है, यहाँ पर बल निकाला जा रहा है। क्या निकालना है हमें, बल निकालना है। तो बल का फॉर्मूला बहुत ही सरल है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, ma, F बराबर क्या हो जाएगा, ma, F इज इक्वल टू, m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, और a की वैल्यू कितनी है 3, तो निकाल लो तो हो जाएगा 4 3 12, F इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, m, F इज इक्वल टू हो जाएगा 12 m। क्लियर है ना, 12 न्यूटन। बात समझ में एक नहीं है, बहुत ही सरल सवाल था। ठीक है, तो क्या बताया हम लोगों ने कि जब 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद में 3 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। यहाँ पर 4 यानी m बराबर कितना दिया गया था, 4 किलोग्राम, a बराबर कितना दिया गया हमारे पास 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये f पूछ रहा है तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया, 12 आंसर आ रहा है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लगा लो।